वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा बैंकिंग इंटरव्यू का सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसमें हम आरबीआई या बैंकिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा या बैंकिंग टेक्नोलॉजीज की बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। इस तरह के मैं 5 से 6 वीडियोस लेकर आऊंगा और टोटल आपके पास 120 से 130 तक के क्वेश्चंस बन जाएंगे, जिसमें आपका बैंकिंग इंटरव्यू से रिलेटेड सब कुछ कवर हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? इंटरव्यूअर, आप जब बैंक के इंटरव्यू में हैं, फिर चाहे आप पीओ के इंटरव्यू में हो या स्केल 2 के इंटरव्यू में हो, जो एक्सटर्नल वैकेंसीज आती हैं, डायरेक्टली पूछ सकता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें, तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो में भी डाला हुआ है। हमारे पास बैंक दो तरह से डिवाइडेड है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। नॉन शेड्यूल्ड बैंक वो जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं आते, और शेड्यूल्ड बैंक्स वो जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आते हैं। अब हमारे पास जितने भी ये शेड्यूल बैंक्स हैं, ये हमारे फर्दर कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं, पेमेंट बैंक हो सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकते हैं। थ्योरी के थ्रू देखते हैं। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है मल्टी टीयर्ड स्ट्रक्चर है, कंप्राइजिंग ऑफ शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर दिए हुए हैं। शेड्यूल बैंक्स में हमारे सरकारी बैंक जो गवर्नमेंट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो, निजी बैंक जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और इन सब के ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी है, आरबीआई। तो हमारे बैंक शेड्यूल बैंक्स हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स हो सकते हैं। शेड्यूल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल बैंक्स। और आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी है इनके लिए, या फिर हमारा सेंट्रल बैंक है। और ये जो डाइवर्सिफाइड फ्रेमवर्क है, ये इंश्योर करता है नेशन वाइड फाइनेंशियल रीच एंड सेक्टरल स्पेशलाइजेशन। अब इसमें नॉन शेड्यूल्ड क्या है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक में सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव बैंक हमारे पास एट प्रेजेंट इंडिया में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों हैं। बाकी जो भी बैंक्स हैं वो सब हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक? तो शेड्यूल्ड बैंक हमारा वो है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में आता है। इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। और इनके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल और सीआरआर की रिक्वायरमेंट होती है आरबीआई के साथ। इन्हें आरबीआई की मॉनेटरी फैसिलिटीज मिलती हैं और क्लियरिंग अरेंजमेंट्स मिलते हैं। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं इस शेड्यूल के बाहर। इनको ऐसी प्रिविलेजेस नहीं मिलती है जैसे आरबीआई की मॉनेटरी फैसिलिटीज, वो नॉन शेड्यूल बैंक को नहीं मिलती है। जब शेड्यूल हो जाता है कोई बैंक तो उसकी हायर क्रेडिबिलिटी होती है मार्केट में, और उस पर रेगुलेटरी ओवरसाइट भी आरबीआई का बढ़ जाता है। शेड्यूल्ड बैंक्स वह बैंक होते हैं जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में दर्ज होता है। इन्हें एक न्यूनतम पेड अप कैपिटल रखना होता है और सीआरआर में भी पैसा इन्हें जमा करना होता है। इसके बाद इन्हें आरबीआई से तरह तरह की सुविधा मिलती है, जैसे आरबीआई इनको मॉनेटरी सपोर्ट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर आरबीआई से मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है, वो आरबीआई से शेड्यूल बैंक्स को ही दे सकता है। ओके, जो सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं होते हैं वो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक हो गए। और नॉन शेड्यूल बैंक होने का क्या मतलब हुआ कि उन्हें आरबीआई से क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। शेड्यूल बैंक्स की विश्वसनीयता ज्यादा होती है और उनके जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस भी उनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है शेड्यूल बैंक्स के लिए। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। व्हाट लेड टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया? तो इंडिया में जब नेशनलाइजेशन हुआ था, आप याद कीजिए, हमने बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस में पढ़ा था, या आपने जहां से भी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी तो आपने ये चीज पढ़ी होगी नेशनलाइजेशन के बारे में। 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे और 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो ये जो 14 और 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन था, उस समय इसके पीछे की मंशा क्या थी? इसके पीछे ये था कि हर बैंक अपने अपने एरिया में अपनी मनमर्जी चला रहा था। सरकार को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक का पैसा इन बैंकों में गया हुआ है। आरबीआई का लाइसेंस जरूर है, बट पैसा तो पब्लिक का है ना। तो बैंकों को पब्लिक के लिए काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना है। तो इसलिए हम लोगों ने नेशनलाइजेशन किया। बैंक नेशनलाइजेशन वाज ड्रिवन बाय द नीड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल कंट्रोल ऑफ क्रेडिट।
1969, 14 major banks, and in 1980, another 6 banks were nationalized. This shifted banking focus from profit to development, funding agriculture, MSME, and rural sector. तो जो नेशनलाइजेशन हुआ उसके पीछे का जो मेन पर्पस था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और क्रेडिट पर सोशल कंट्रोल लाना। 1969 में 14 मेजर बैंक और 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन के बाद बैंकिंग का फोकस सिर्फ प्रॉफिट से हटकर एग्रीकल्चर, एमएसएमई और रूरल सेक्टर को क्रेडिट देने पर भी आ गया। तो पहले क्या होता था, सिर्फ बड़ी कंपनीज को, बड़ी इंडस्ट्रीज को पैसा जा रहा था। अब वो चीज हटाकर एग्रीकल्चर को, एमएसएमईज को, रूरल सेक्टर को क्रेडिट देने की बात की गई, क्योंकि जब बैंक सरकार के अधीन हो गए तो उन्हें सरकार की इन नियमों को मानना पड़ा। इस प्रोसेस में इंडिया में पब्लिक सेक्टर लेड बैंकिंग एक्सपेंशन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार की। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द बैंकिंग सेक्टर। तो 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो बैंकिंग के अंदर क्या हुआ कि प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स आने शुरू हो गए। लिबरलाइज कर दिया ना हमने, सिर्फ सरकारी कंट्रोल हटा के हमने प्राइवेट कंट्रोल को भी ले आए। तो इससे क्या हुआ कि अब हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो गए। 1991 से पहले हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स भी ले आए थे और हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, हमारे पास फॉरेन बैंक्स आए, तो उससे कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ा तो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी और कस्टमर सर्विस की भी बात होने लग गई। धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन हुआ, रिस्क बेस्ड सुपरविजन हुआ और कैपिटल एडुकेसी नॉर्म जो बेसल के थे वो आने शुरू हुए। ये तो खैर विद द टाइम की डेवलपमेंट है, बट ये सब कुछ हुआ लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन ने बैंकों को ट्रांसफॉर्म कर दिया मार्केट ड्रिवन, टेक इनेबल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बीच में की तरह। हिंदी में भी आंसर को देखते हैं। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स के लिए खोल दिया। कंपटीशन बढ़ने से एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सर्विस में काफी इंप्रूवमेंट आया। इसके बाद बैंक ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, रिस्क बेस्ड सुपरविजन और कैपिटल एडुकेसी नॉर्म जो कि बेसल स्टैंडर्ड्स की तरह हैं, उनको भी अपनाया। ओवरऑल लिबरलाइजेशन ने इंडियन बैंक्स को मार्केट ड्रिवन और टेक इनेबल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगला आंसर देखते हैं, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। इंडिया में मेन टाइप के बैंक कौन कौन से हैं। ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सबका एक डिस्टिंक्ट पर्पस है। पब्लिक सेक्टर बैंक इंश्योर करता है कि आउटरीच हो, प्राइवेट बैंक कोशिश करते हैं कि इनोवेशन ज्यादा है, आरआरबीज हैं वो रूरल क्रेडिट को टारगेट करते हैं, कोऑपरेटिव्स हैं वो एग्रीकल्चर को, नीश बैंक को सपोर्ट करते हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका काम है कि जो एमएसएमईज हैं उनको फैसिलिटीज दें। पेमेंट बैंक्स हैं उनका काम है कि जो हमारे अनबैंक रूरल एरियाज है वहां तक डिजिटल बैंकिंग को किसी तरह यूपीआई सर्विसेज को या रेमिटेंस सर्विसेज को पहुंचाएं। तो ये हमारे बैंकिंग के मेन टाइप है। तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, 7 अलग तरह के बैंक्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसके अलावा एक हमारे पास पहले लोकल एरिया बैंक भी हुआ करता था जो कि अब शायद कोई भी नहीं बचा है। अगला देखते हैं इसके बाद सवाल हम लोग, व्हाट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं। जो भी हम आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं या फिर हम एसबीआई का एग्जाम देते हैं या फिर हम आईडीबीआई का एग्जाम दे रहे हैं, ये हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर क्या होता है, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है 51% से ज्यादा, और ये इंडिया के बैंकिंग नेटवर्क को डोमिनेट करते हैं। दे मोबिलाइज सेविंग्स, प्रोवाइड प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, एग्जीक्यूट गवर्नमेंट स्कीम्स। एग्जाम्पल है जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक। तो ये तो आप इंटरव्यू में डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, ये क्यों है, तो आप यही बताएंगे ना कि वो बैंक होते हैं जिनमें सरकार की ओनरशिप मेजॉरिटी होती है, यानी कि 51% से ज्यादा होती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंकिंग नेटवर्क चलाते हैं, सेविंग्स मोबिलाइज करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करते हैं और गवर्नमेंट स्कीम को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें खाते किन्होंने खोले, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने ज्यादातर खोले हैं। या फिर जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा बेचने का काम है, सुरक्षा बीमा योजना में लोगों को बीमा देने का काम है, या फसल बीमा योजना हो रही है, या सरकार और कोई स्कीम लेकर आती है। ये सारी स्कीम जो सरकार की हैं वो ग्राउंड लेवल पर कौन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू ही उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम की डेवलपमेंट बैकबोन की तरह काम करते हैं। ये एक लाइन, एक पंच लाइन है जो जरूर मार देनी है हमें अपने इंटरव्यू में। हमें इंटरव्यू में किसी को पढ़ाना सिखाना, कुछ प्रूव नहीं करना है। हमें अपनी नौकरी लेकर आनी है, वो नौकरी जो हमारे लिए सरकार ने निकाली है।
हमारी नौकरी है, हमारा अधिकार है, हम अपनी नौकरी लेकर आएंगे। और आप लोग क्योंकि विश्वास क्लासेस का अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो नौकरी लेनी ही लेनी पड़ेगी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। व्हाट आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स? अब ये भी एक सवाल है, प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या फर्क है? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं उनमें प्राइवेट शेयर होल्डर्स की ओनरशिप होती है और वो लिस्टेड एंटिटीज एंटिटीज होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप उनमें नहीं होती है। वो प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। हमारा काम था लोगों तक पहुंचना। प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिक सेक्टर में सेकेंडरी थी, पहली चीज लोगों तक पहुंचना था, प्रायोरिटी लोन देने थे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पहली चीज है। 1991 में जब पोस्ट 1990 से मतलब हुआ हमारा 1991 की लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स के बाद में नई जनरेशन के बैंक आए, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। जो अच्छी डिजिटल सर्विसेज हैं वो इन्हीं बैंकों के थ्रू पहले आई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पीएसबी को और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करा। अब लोगों के पास ऑप्शन भी बढ़ गए। जब लोग इनके पास जाने शुरू हुए तो पीएसबी ने भी खुद को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने की कोशिश की। अब आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग कितनी अच्छी हो गई है। अब हमारे बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी मोबाइल ऐप्स आ रही हैं। यूनियन बैंक ने व्योम ऐप निकाली हुई है, कैनरा बैंक ने कैंडी ऐप निकाली हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड निकाला हुआ है। अब उन्हीं ऐप से ही आपकी एफडी भी बन जाती है, आरडी भी बन जाती है। तो ये सब क्या है, ये क्योंकि ये चीजें पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक लेकर आए थे, उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक में भी कंपटीशन की वजह से आने लगी। क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो आप नए नए तरीके खोजोगे अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक इसी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक से डिफर करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं? आरआरबी। और अभी क्योंकि आरआरबी का इंटरव्यू भी आने वाला है, इसलिए भी आप लोगों को ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है। आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया था आरआरबी एक्ट 1976 में। इनका प्राइमरी काम था क्रेडिट टू रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। हर आरआरबी को स्पॉन्सर करा है एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने। इनकी जो ओनरशिप होती है, आप देखिए हिंदी में भी देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% ओनरशिप है, स्टेट गवर्नमेंट की 15% और जो स्पॉन्सर बैंक है वो 35%। आरबीआई की स्ट्रेंथ आरआरबी की स्ट्रेंथ क्या होती है कि इनके पास लोकल नॉलेज भी होती है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं ना, तो इनमें उसी स्टेट के लोग हैं। वो लोग भी अपने ही रीजन से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या अपने ही रीजन के बैंकों में जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज का भी एक बेनिफिट होता है। उन्हें वहाँ के लोकल कस्टम्स के बारे में भी आइडिया होता है, जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है इनके ऊपर। और साथ में जो स्पॉन्सर बैंक है उनका टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आरआरबी रूरल इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट आर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड हाउ डू दे फंक्शन? अब कोऑपरेटिव बैंकों में क्या होता है, बैंकों के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं मेंबर्स का पैसा लगा होता है और वही मेंबर्स बैंक चलाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस एंड मेंबर ओनरशिप। दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड सुपरवाइज्ड बाय बोथ आरबीआई एंड स्टेट रजिस्ट्रार्स। तो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर क्या है, वो पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगे, फिर उसके बाद उन्हें आरबीआई लाइसेंस देगा। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगे तो वो स्टेट का रजिस्ट्रार होता है, बैंकिंग रजिस्ट्रार उनके अंडर होता है। बट क्योंकि लाइसेंस आरबीआई का है तो इसलिए आरबीआई भी उनका सुपरविजन करता है। तो इसके अंदर एक चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं डुअल रेगुलेशन। डुअल रेगुलेशन मतलब ये दो जगह से रेगुलेट हो रहे हैं, आरबीआई से भी और स्टेट रजिस्ट्रार से भी। अब अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक ऐसा है जो एक से ज्यादा स्टेट में है तो उसमें एक सेंट्रल रजिस्ट्रार आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर है। अमित शाह जी हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। उन्हीं के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार आते हैं उन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए या उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो एक से ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करती हैं। इनके अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर होता है कोऑपरेटिव बैंक में। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी सोसाइटीज या प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हमारे रूरल या अर्बन दो अलग अलग तरह के होते हैं। इनका काम होता है ग्रास रूट क्रेडिट डिलीवरी वेयर कॉमर्शियल बैंक्स हैव लिमिटेड रीच। फॉर एग्जांपल अगर यूपी में कोई एक कोऑपरेटिव बैंक है, मान लेते हैं बरेली का एक बरेली कोऑपरेटिव बैंक है या बरेली का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो बैंक बरेली डिस्ट्रिक्ट पे ही फोकस करेगा। उस बैंक से आप गाजियाबाद को कोई आदमी लोन नहीं ले सकता या फिर उस बैंक से मुरादाबाद या लखनऊ का कोई आदमी लोन नहीं ले सकता। वो बैंक बरेली के ही लोगों को कैटर करेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि बरेली के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद कोई बड़ा बैंक लोन ना दे पाए।
और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल पहले से या 25 साल पहले सोचे उस समय की बैंकिंग कैसी होती होगी। उस समय शायद सारे बैंक सबको लोन नहीं देते होंगे। इसीलिए उस समय कोऑपरेटिव बैंक भी हमारे पास बहुत सारे थे। कोऑपरेटिव बैंकों का भी एक स्ट्रक्चर होता था हमारे पास कि वो ग्रासरूट क्रेडिट डिलीवरी पर वहां तक लोन पहुंचाते थे जहां पे नॉर्मली लोन नहीं मिल पाता था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते थे। पॉइंट याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगली चीज पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। व्हाट आर पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया है। आप लोग नाम सुनते होंगे, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। तो ये क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं, इन्हें हम नीश बैंक्स बोलते हैं। पेमेंट बैंक्स होते हैं जो कि 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट रख सकते हैं पर कस्टमर, मगर लोन नहीं दे सकते। ये रेमिटेंस और डिजिटल पेमेंट पे फोकस करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देना, फार्मर्स को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन देना, और फुल बैंकिंग सर्विस देना, भले ही छोटे स्केल पर दे रहे हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको इसमें बताए। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो एसएफबीज हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट पहले 75% हुआ करता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी ये टारगेट 60% हो गया है। आरआरबीज के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट हमारा 75% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 60% है। ये मैंने अपने पीएसएल के वीडियोस में गलत बताया था, क्योंकि मेरे को नई गाइडलाइन की उस समय अपडेट नहीं थी। मैंने इसको पिन कमेंट में पीएसएल वाले वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग प्लीज इस चीज को क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने एंड पर भी। पीएसएल स्मॉल फाइनेंस बैंक का 60% है। आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन रेगुलेटिंग बैंक्स। तो आरबीआई क्या है ना, आरबीआई एक रेगुलेटर भी है और सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर की पावर मिलती है आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 में, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देता है, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी को मॉनिटर करता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स उनके लिए बनाता है और उनके इंस्पेक्शन करता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि केवाईसी, एएमएल और बेसल स्टैंडर्ड्स के साथ बैंक कंप्लाई करे। तो आरबीआई स्टेबिलिटी, सॉल्वेंसी और पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंक्स को इंश्योर करता है। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि कस्टमर का पैसा बैंकों में ना डूबे। अगर कोई बैंक इस तरह से काम कर रहा है कि जिससे कस्टमर का इंटरेस्ट, जो कस्टमर का पैसा है, डिपॉजिटर का पैसा है, उसे हम लोग डिपॉजिटर का इंटरेस्ट बोलते हैं, कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। ये काम आरबीआई करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से हमारा क्या मतलब है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पीछे की मंशा क्या थी कि पीएसएल मैंडेटेड बैंक्स टू लैंड अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ क्रेडिट टू द सेक्टर्स वाइटल फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हम जब देश की प्रगति की बात कर रहे हैं ना, तो देश की प्रगति में सिर्फ और सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारे पास किसान भी हैं, जो वीकर सेक्शन हैं वो भी हैं, वुमेन्स भी हैं, स्कूल भी खोलने हैं, हॉस्पिटल्स भी खोलने हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हम लोगों ने बनाए गए। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। अब तो अपना एक पर्टिकुलर हिस्सा, अपने क्रेडिट का एक हिस्सा जो कि हम पिछले साल के कंपैरेटिवली देखते हैं, जिसे हम लोग टर्म बोलते हैं एएनबीसी, पिछले साल का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। जो पिछले साल के लोन्स हुए बैंक के, उसमें से कुछ हम लोग नेटिंग करते हैं, कुछ चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आता है। उसका 40%, कॉमर्शियल बैंक्स को 40%, आरआरबीज को 75%, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का हमने पीछे पढ़ा था 60%, कोऑपरेटिव बैंक्स का भी 60% है। तो बैंकों को अपने एनबीसी का इतना हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लोन देना होता है, कि अगर मान लीजिए उनका एनबीसी 100 करोड़ है, तो उसमें से 40 करोड़ लोन एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग इन सेक्टर्स में जाएगा। डिटेल में इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है। आरआरबी के इंटरव्यू के लिए पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो पूरा वीडियो देखकर जाइएगा पीएसएल वाला। वो पूरा वीडियो आप डायरेक्टली बोल देंगे आरआरबी के इंटरव्यू में, पीएसएल का नाम सुनने पर ही आपका सिलेक्शन पक्का है। अगला चलते हैं। व्हाट आर द मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया में बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स आए हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें तो नरसिम्हन कमेटी थी हमारे पास 1991 और 1998 की। दो अलग अलग नरसिम्हन कमेटीज थी, जिन्होंने प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स, रिकैपिटलाइजेशन, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बोला गया। बाद में हमारे पास बेसल 3 रिफॉर्म्स के लिए आया, पीएसबी का कंसोलिडेशन आया, गवर्नेंस के इंप्रूवमेंट्स के लिए आया। फिर हम लोगों ने आगे, हम जब रिफॉर्म्स में आए तो हम लोगों ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को उसमें लिया, और डिजिटल बैंकिंग उसके साथ आता चला गया।
तो सबसे महत्वपूर्ण जो है नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट थी 1991 की और 1998 की। क्या हुआ इससे? प्रूडेंशियल नॉर्म्स, रिकैपिटलाइजेशन और डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। इसके बाद हमारे पास बेसल 3 नॉर्म्स हम लोग लेकर आए बैंकिंग के अंदर। पीएसबीज का कंसोलिडेशन करके हमने बड़े बैंक बनाए, गवर्नेंस को इंप्रूव करा। ये हमारे कुछ मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है और बैंक इसे कैसे प्रमोट करते हैं? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे क्या? अकाउंट्स खोलना हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेमिटेंस हो गया, पेंशन हो गया, सोसाइटी के हर सेक्शन को। अब हर सेक्शन से हमारा मतलब है कि जो जिन लोगों के पास है वो उनके पास तो है ही है, पर जिन लोगों के पास नहीं है, जो अनबैंक्ड रूरल एरिया है, मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में तो लगभग सबके पास है, बट फिर भी दूर दराज के बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सब लोग हमारे फॉर्मल सिस्टम से नहीं जुड़ पाए। तो उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज देना या फाइनेंशियल सर्विसेज देना, वो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। क्या फैसिलिटीज देते हैं? कि वो लोग अपना अकाउंट खोल पाए, अपनी सेविंग्स कर पाए, उन्हें लोन की जरूरत है तो लोन ले पाए, इंश्योरेंस ले पाए, पैसा ट्रांसफर कर पाए, उनकी अगर पेंशन आती है तो पेंशन उन्हें मिले। अब बैंक इन्हें कैसे अचीव करते हैं, कैसे प्रमोट करते हैं? जैसे हमारी जनधन योजना है, उसमें बैंक अकाउंट खोलते हैं। बीसी मॉडल होता है बैंक्स का, बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला। बैंक्स माइक्रो एटीएम्स लगाते हैं, डिजिटल पेमेंट्स चल रहे हैं, जैसे पेटीएम कर देते हैं लोग, यूपीआई सर्विसेज अब बहुत ज्यादा यूज हो रही है। बहुत सी जगह मैंने शहरों में खुद भी देखा है, जो हमारे सब्जी वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, वो लोग अब यूपीआई पेमेंट लेने लग गए हैं। ऐसे ही गांव में बहुत सारे दुकान वाले हैं, ढाबे वाले हैं, काफी सारे लोग अब यूपीआई सर्विसेज ले रहे हैं। मतलब यूपीआई सर्विस ले रहे हैं मतलब उनका बैंक में अकाउंट हो गया, वो बैंकिंग के सिस्टम से जुड़ गए। जब एक बार बैंकिंग के सिस्टम से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद उन्हें बैंकिंग की या फाइनेंशियल की बाकी एक्टिविटीज का भी हिस्सा बनने लग जाएंगे। आरबीआई और नाबार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन सपोर्ट करता है थ्रू लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। आरबीआई और नाबार्ड लिटरेसी और इंफ्रा प्रोग्राम करते हैं, और जब उन लोगों तक हमारी बैंकिंग सर्विसेज पहुंचेगी तो उससे हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ेगा और इनइक्वालिटी रिडक्शन में हेल्प मिलेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डीएफआईज क्या होते हैं? डीएफआईज की अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका नाम होता है इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस करना या बैंकों को रीफाइनेंस करना। जैसे सिडबी है। अगर मान लीजिए कोई बैंक है, हम एक बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी बैंक ने एमएसएमई के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है। ये मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर भी आपको बताया था नाबार्ड वाले वीडियो में। यहाँ पे हम सिडबी और नाबार्ड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी बैंक ने एमएसएमई इसको 100 करोड़ रुपए का लोन दिया है। लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है? 12% इंटरेस्ट पर। वो लोन का पैसा कहां से आएगा? ऑप्शन ए, कस्टमर के डिपॉजिट का पैसा है, जिसमें वो बैंक ऑलरेडी 7% दे रहा है। तो बचे हुए 5% मार्जिन पे उसे अपने लॉसेस को भी ध्यान रखना है, उसे अपनी ऑपरेशन कॉस्ट भी करनी है। या फिर बैंक क्या करेगा? बैंक सिडबी से उसे रीफाइनेंस करा लेगा। मतलब जो 100 करोड़ रुपए उसने लोन दे दिया, अब वो पैसा बैंक 100 करोड़ रुपए सिडबी से ले लेगा कि देखो मैंने 10 साल के लिए लोन दिया है, आप मेरे को 10 साल के लिए ये पैसा रिफाइनेंस कर दो। सिडबी क्या करेगा? सिडबी वो पैसा बैंक को कंपैरेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देगा। कस्टमर से जो पैसा उसे 7% पे मिल रहा था, सिडबी से मान लीजिए वो 5% पे मिलेगा। तो बैंक की जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है, जो बैंक पहले 7% पे वो पैसा लेके 12% पर दे रहा था, अब बैंक को वो पैसा 5% पे मिल रहा है। हो सकता है बैंक इसके बाद उस पैसे को 12% पे ना देके 11% पर ही दे दे, तब भी बैंक को 1% का प्रॉफिट है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एरियाज में बैंक्स को रीफाइनेंस करने का काम करते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के थ्रू करते हैं। जैसे सिडबी किसके लिए है? मुद्रा योजना के लिए है। नाबार्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी फाइनेंस करता है, जैसे गांव में रोड बन रही है या फिर कोई आपका वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे ही एनएचबी आपके हाउसिंग के लिए लोन्स देता है, हाउसिंग कंपनीज को रिफाइनेंस करता है। एक्सिम बैंक आपके एक्सपोर्ट क्रेडिट को रिफाइनेंस करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये उन गैप्स को ब्रिज करते हैं जहां पे कमर्शियल बैंक हेजिटेट करते हैं ड्यू टू लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। डीएफआईज आर पाइवटल फॉर नेशन बिल्डिंग एंड सेक्टोरल ग्रोथ। तो हर सेक्टर के लिए, जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए सिडबी है, एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड है, हाउसिंग के लिए एनएचबी है, एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सिम बैंक है। तो ये हमारे डीएफआईज हैं। हाउ हैज टेक्नोलॉजी चेंज इंडियन बैंकिंग? अब इंडियन बैंकिंग, इसका तो हमने पीछे अब तक के सवालों में ही इस चीज को आंसर में देख लिया है कि पहले हमारे लेजर्स होते थे, बड़ी बड़ी बुक्स होती थी। अब टेक्नोलॉजी में हमारे पास सीबीएस सिस्टम आ गया हर बैंक में। हमारे पास
यूपीआई सर्विसेज आ गई हैं, तरह तरह की पेमेंट सर्विसेज आ गई हैं। अभी हम लोगों ने सुना था कैसे रिक्शे वाला, सब्जी वाला या गांव के छोटे दुकानदार, वो लोग भी यूपीआई सर्विसेज यूज कर रहे हैं। यूपीआई सर्विसेज जब यूज कर रहे हैं तो पैसा सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। अकाउंट में पैसा रहेगा, 10 दिन 15 दिन जितने भी दिन रहेगा, धीरे धीरे करके छोटा छोटा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा। Technology has transformed banking through core banking solutions, UPI, IMPS, mobile apps, and AI-based risk analytics. Digital platforms has improved speed, transparency, and customer reach. Cybersecurity and data privacy have gained equal importance. ना टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग को पूरी तरह बदल दिया है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, यूपीआई, आईएमपीएस, मोबाइल ऐप और एआई बेस्ड जोखिम विश्लेषण की मदद से डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेन-देन की गति, पारदर्शिता और ग्राहक पहुंच को बहुत बेहतर बनाया है। जैसे आपकी बहुत सारी ऐप्स हैं, फोन पे आप ओपन करेंगे, क्रेड ओपन करेंगे, पेटीएम या एयरटेल की ऐप ओपन करेंगे, वहां पे आपको एनबीएफसी के थ्रू लोन भी ऐप में हैंड टू हैंड मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर ज्यादा होगा, बट 4 लाख का लोन, 5 लाख का लोन ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है। अगर आपको ऐसी जरूरत है, भगवान अगर ऐसी जरूरत पड़े, बट अगर आपको अचानक से ऐसे बड़े अमाउंट की जरूरत है, तो आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही सही, बट मुसीबत के समय पैसा मिल जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ नाबार्ड इन द बैंकिंग सिस्टम? अभी हम लोगों ने समझा था नाबार्ड कैसे रिफाइनेंस करता है, और उसके अलावा नाबार्ड सुपरविजन भी करता है आरआरबीज का। नाबार्ड 1982 में बना था, एक एपेक्स रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये रिफाइनेंस करेगा कोऑपरेटिव बैंक्स को, आरआरबीज को, मतलब उनके क्रेडिट को, अब प्रमोट करता है माइक्रो फाइनेंस और मॉनिटर करेगा प्रायोरिटी लैंडिंग। इट ऑल्सो सपोर्ट्स रूरल इंफ्रा थ्रू आरआईडीएफ फंड। नाबार्ड प्लेज अ डेवलपमेंटल, सुपरवाइजरी एंड रिफाइनेंसिंग रोल फॉर द रूरल इकोनॉमी। नाबार्ड के लिए डिटेल वीडियो एक मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, जो कि देश का सर्वोच्च ग्रामीण विकास बैंक है। यह सहकारी बैंकों को और आरआरबीज को रिफाइनेंस देता है। अच्छा, रिफाइनेंस नाबार्ड बाकी बैंकों को भी देता है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को, उन्हें भी नाबार्ड रिफाइनेंस करता है। माइक्रो फाइनेंस का बढ़ावा देने के लिए और प्रायोरिटी सेक्टर की निगरानी भी करता है। नाबार्ड ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरआईडीएफ फंड के माध्यम से भी सहायता देता है। इसके अलावा हमने नाबार्ड के और भी फंड्स पढ़े थे, जैसे एलटीआईएफ एक पढ़ा था, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, नाबार्ड उसे मेंटेन करता है। इसके अलावा हमने डब्ल्यूडीएफ पढ़ा था, वेयर हाउस डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड उसे भी मेंटेन करता है, जिसकी हेल्प से गांव देहात में कोल्ड स्टोरेज होम्स और आपके वेयर हाउसेज बनते हैं। तो नाबार्ड के लिए जो ज्यादा डिटेल्स हैं वो आप एक बार उस वीडियो के थ्रू देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके इंटरव्यू के लिए भी आपको एड करेगा। अगला सवाल देखते हैं, हाउ डज गवर्नमेंट सपोर्ट द बैंकिंग सेक्टर? सरकार क्या करती है? सरकार दो काम करती है। एक तो एक्ट को अगर जब भी जरूरत होती है एक्ट को चेंज करती है। जैसे कस्टमर्स बेनिफिट के लिए क्या करा, साल 2020 में डीआईसीजीसी एक्ट बदल के इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का करा। उसके अलावा समय समय पर सरकार रिकैपिटलाइजेशन करती है अपने बैंकों का। अपने बैंकों से मतलब है पब्लिक सेक्टर बैंकों का या फिर आरआरबीज का। आरआरबीज के लिए और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। The government provides capital infusion, policy support and recapitalization of public sector banks. इसके अलावा बैंक मर्जर, आईबीसी इम्प्लीमेंटेशन या एनएआरसीएल फॉर बैड लोन्स, ये इस तरह के रिफॉर्म्स लाना भी सरकार का काम है। जब कोविड का टाइम आया था, तो 6 महीने की इंटरेस्ट जो ईएमआई थी वो माफ करने का एक ऑप्शन था, माफ एज इन पोस्टपोन करने का। इंटरेस्ट हाउएवर उस पर लगेगा, तो वो इंटरेस्ट सबवेंशन और गारंटी स्कीम ये भी सरकार लेकर आई। इस तरह का जो सपोर्ट है, जो कि एक सिस्टम की हेल्थ और रेजिलियंस को मेंटेन करके रखता है, ये काम सरकार का होता है। अगला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसोलिडेशन अमंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स? अब कंसोलिडेशन की इंपॉर्टेंस भी है, ड्रॉबैक्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं, पर्सन टू पर्सन और पॉलिटिक्स में वो चीज वेरी करती है। हमारा काम उस चीज को पॉलिटिसाइज करना नहीं है, हम उसके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप जब एक सरकारी बैंक के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो सरकार जो भी कुछ कर रही है आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। कंसोलिडेशन से क्या होता है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इफेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनते हैं, एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे बनेंगे, बैलेंस शीट उनकी स्ट्रांगर हो जाएगी, मतलब बैंक बड़े हो जाएंगे, बैंक की कैपिटल बेस बढ़ जाएगी, बैंक के कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, बैंक के फाइनेंशियल्स बड़े बड़े हो जाएंगे, बैंक इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा बैंक या चार छोटे छोटे बैंक मिलकर जब एक बड़ा बैंक बना रहे हैं, तो वो ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। उससे उनका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंप्रूव हो जाएगा, कैपिटल एडुकेसी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे एसबीआई का जब मर्जर हुआ था उसके एसोसिएट से और भारतीय महिला बैंक से 2020 में, या उस सॉरी 2017 में,
या 2020 में मेगा मर्जर हुआ था 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों का 4 में। इससे क्या हुआ? इससे कस्टमर रीच और प्रॉफिटेबिलिटी उन बैंकों की बढ़ गई। एक बड़ी एंटिटी बन के खड़ी हो गई ना। छोटी-छोटी एंटिटी से अच्छा है एक बड़ी एंटिटी बनाए। तो ये हमारा कंसोलिडेशन के पीछे का सोच है और ये उसके फायदे हैं कि हमारे बैंक बड़े हो जाते हैं। जब बड़े बैंक हो जाते हैं तो उनका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो जाता है, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रांग हो जाती है और उनकी बैलेंस शीट इटसेल्फ बैंक अपने आप में मजबूत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाउ डू इंडियन बैंक्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग किस तरह से हमारे बैंक्स कंट्रीब्यूट करते हैं? बैंक क्या करता है, जो घर परिवार की बचत होती है उसे जमा करता है। जैसे आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, छोटा छोटा अमाउंट जोड़ते हैं, रिकरिंग अकाउंट खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं। तो एक छोटा छोटा अमाउंट जोड़ के आप अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं। जब बैंक के पास ऐसा बहुत सारा पैसा आने लगता है तो उस पैसे से बैंक लोन देता है। लोन किन के पास जाएगा? किसी को घर लेना है, सरकार को रोड बनवानी है, किसी बिल्डर को अपार्टमेंट्स बनवाने हैं ताकि लोग वहां पे फ्लैट खरीदें, किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी को अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है, किसी को एग्रीकल्चर में लोन चाहिए, किसी को इंडस्ट्रीज बनानी है। तो ये जितने भी ये फंडिंग होती है ना, इस सबसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो पैसा खर्च हो रहा है ना मार्केट में, तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। जब इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा बैंक क्या करते हैं? इसके अलावा बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं। बैंक्स काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं, इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो इस तरह से बैंक इंडिया की एक तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस की लाइफलाइन का काम करते हैं। तो ये हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी आपको डाउट है आप वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।